हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार भी होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 परिवर्तन, क्लास 7 बुक अमोली। कक्षा में मेरे कई सहपाठी थे। सहपाठी मतलब जो हमारे क्लासमेट होते हैं। उनमें से एक सहपाठी था बोधराज। हम सब उससे डरते थे। वह बहुत शैतान लड़का था। गली की नाली पर जब बर्रे आकर बैठते, बर्रे मतलब क्या होता है, बर्रे आकर बैठते थे मतलब ततैया, तो वह नंगे हाथ से बर्रे को पकड़कर उसका डंक निकाल लेता, मतलब ततैया को पकड़ लेता था और उसका डंक निकाल लेता और फिर ततैया की टांग में धागा बांधकर उसे पतंग की तरह उड़ाने की कोशिश करता। बाग में जाता तो फूल पर बैठी तितली को पकड़कर उंगलियों के बीच मसल डालता या तितली में पिन खोसकर उसे अपनी कॉपी में टाक लेता, मीन्स अपनी कॉपी के अंदर उसे रख लेता था। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती और उसका निशाना अचूक था। अचूक था मतलब जो उसका निशाना था वो कभी खाली नहीं जाता था। पेड़ के नीचे खड़े होकर वह ऐसा निशाना साधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चींची सुनाई देती। उस हिंसक को कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता था जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया गया हो। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। बोधराज वहाँ भी आता जाता तो मैं अब उसके साथ घूमने निकल जाता। मेरी माँ को वो मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था। वे उसे राक्षस कहती थी और उसे बहुत समझाती थी कि जानवरों को तंग नहीं किया करते, पर वह माने तब ना। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मजा आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। मगर माँ, आप खुद ही तो कहती थी कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। वह नास्तिक है। नास्तिक कौन होते हैं? जो ईश्वर, जो भगवान को नहीं मानते। मैं यह थोड़े ही कहती हूँ कि पक्षियों को मारे। वह तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है। खाली घोंसले हटाना तो दूसरी बात है। जब बोधराज घर आया तो मैं उसे गोदाम में ले गया। शाम हो रही थी। मैं सोच रहा था ना जाने माँ ने क्यों कह दिया था कि इसे गोदाम में ले जाओ और इससे कहो कि गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली थी और वह बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसले की ओर देख रहा था, जिसमें से उभरे हुए तिनके और रुई के फाहे हमें नजर आ रहे थे। कबूतर अलग से दूसरी ओर शहतीर पर गुटरगू करते हुए मटरगश्ती कर रहे थे। घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा और अपनी गुलेल तान ली। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंचें झांकती हुई नजर आई। इनके माँ बाप कहाँ हैं? मैंने पूछा। चुग्गा लेने गए हैं। चुग्गा मीन्स उसके लिए दाना, अभी आते ही होंगे। यह कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठाई और एक बार किया। बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली थी। तभी कमरे में एक भयानक सा साया दिखाई दिया। रोशनदान यानी खिड़की में से। खिड़की के सिकचे पर एक बड़ी सी चील पंख फैलाए बैठी हुई, मतलब जो खिड़की का जो थोड़ा सा स्पेस होता है वहाँ पर कौन बैठा हुआ था? वहाँ चील बैठी हुई। हम दोनों ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील भयानक लग रही थी। यह चील का घोंसला होगा। चील अपने घोंसले में लौटी है। मैंने कहा, नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है? चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है। यह मैना का घोंसला है। बोधराज अभी भी टकटकी बांधे चील की ओर देख रहा था। अब चील धीरे धीरे शहतीर पर चलती हुई घोंसले की ओर बढ़ने लगी थी और घोंसले में बैठे मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाने और चीखने लगे थे। बोधराज अब भी मूर्तिवत खड़ा चील की ओर ताके जा रहा था। मूर्तिवत मतलब जैसे मूर्ति स्टैचू खड़े होते हैं वैसे वह खड़ा हुआ था और उसको देखे जा रहा था। मैं घबरा उठा। मैं मन में बार बार कहता, क्या फर्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चों को मार डालती है या बोधराज अपनी गुलेल से उन्हें मार डालता है। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त तक बोधराज मैना का घोंसला नोच भी डाला होता। तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और सीधा निशाना चील पर साध दिया। चील को मत छेड़ो, वह तुम पर झपटेगी, मैंने बोधराज से कहा। चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़ छत पर से टकराकर नीचे गिर पड़ा और चील अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर हमें घूरने लगी। चलो यहाँ से निकल चलें, मैंने डरकर कहा। नहीं, हम चलेंगे। हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। बोधराज के मुंह से निकला यह वाक्य मुझे बड़ा अटपटा लगा। बोधराज ने झट से गुलेल मुझे थमा दी और जेब से 5-7 कंकड़ निकालकर मेरी हथेली पर रखे। तुम चील पर गुलेल चलाते जाओ, उसे बैठने नहीं देना, उसने कहा
और स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज को फर्श के बीचों बीच लगाने लगा। मैं गुलेल चलाना नहीं जानता था। 1-2 बार मैंने गुलेल चलाई, लेकिन इसी बीच चील गोदाम के दूसरे शतीर पर जा बैठी थी। बोधराज मेज को मैना के घोंसले के नीचे ले आया। फिर उसने एक टूटी हुई कुर्सी उस पर रख दी और उसके ऊपर खड़ा हो गया। बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, जैसे तैसे अपना संतुलन बनाते हुए धीरे से घोंसले को उठा लिया और घोंसले को थामे ही छलांग लगा दी। चलो बाहर निकल चलो, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। गोदाम में से निकलकर हम गैराज में आ गए। गैराज में एक ही बड़ा दरवाजा था और दीवार में एक छोटा सा झरोका, मतलब छोटा सा एक खिड़की का जैसे, जिससे हवा आर पार आ सके। यहाँ पर चील नहीं पहुँच सकती, बोधराज ने कहा और इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर में घोंसले में बैठे मैना के बच्चे चुप हो गए। बोधराज बक्से पर चढ़कर मैना के घोंसलों में झांकने लगा। मैंने सोचा अभी हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों को एक साथ उठा लेगा, जैसा वह अक्सर किया करता था, फिर उन्हें जेब में डालकर घूमता फिरेगा, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह देर तक घोंसले के अंदर झांकता रहा और फिर बोला, थोड़ा पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी है, इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे। मैं बाहर गया और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हाँफ रहे थे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और बच्चों को छूने से मुझे मना कर दिया, ना ही स्वयं उन्हें छुआ। मैं बोधराज में आए इस परिवर्तन से हैरान था, लेकिन खुश भी था। मुझे वह दूरदर्शी प्रतीत हुआ। दूरदर्शी मतलब जो पहले से ही जिसका भविष्य पता चल जाता है कि हाँ भाई, अब जब इसने अपने भविष्य में कुछ अच्छा ही करने के लिए सोचा है या उसके साथ अच्छा ही होगा, ऐसा उसे महसूस हो रहा है। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुँचेंगे, मैंने पूछा। वे इस झरोखे में से आ जाएंगे, वे अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे। हम देर तक गैराज में बैठे रहे। उस दौरान बोधराज ने अपने मंसूबे जाहिर करते हुए बताया कि वह कैसे रोशनदान को बंद करेगा। मंसूबे मतलब इरादे। कैसे रोशनदान को बंद करेगा ताकि चील कभी गोदाम के अंदर न आ सके। उस शाम वह चील की ही बातें करता रहा। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो ना तो उसके हाथ में गुलेल थी और ना जेब में कंकड़, बल्कि जेब में थोड़ा सा चुग्गा यानी दाना भरकर लाया था और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते और उनके करतब देखते रहे थे। तो बच्चों, हमने आज ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी हर एक आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल तक पहुँच जाए और आपको पता चल जाए कि मैंने आपके लिए चैप्टर कौन से अपलोड करे हैं, क्वेश्चन आंसर अपलोड करे हैं और कौन सी क्लास के अपलोड करे हैं। ओके बच्चों, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू और आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।